अभी हमने 3.4 करना है जो ड्रामा है हमारे पास। तो ये 3.4 करने से पहले मैंने आपको बताया था एक वर्ड जो अजीब सा था, जिसे रफ़ेल रफ़ेल में पढ़ रही थी और पता नहीं क्या। तो उससे जो है वो प्रोनाउंस करते हैं रफ़ायल होलनशेड। ठीक है जी, रफ़ायल होलनशेड। और अब हमने करना है 3.4 विच इज़ अ ड्रामा। अब इसमें क्या था, जो इंग्लिश ड्रामा था ना 16th सेंचुरी में, तो वो क्या था कि उसमें जो था वो मोरालिटी प्लेस और इंटरल्यूड्स होते थे। अब देखें उसके स्टेजेस होते थे। तो ये जो था ना मोरालिटी प्लेस जो थे ना, वो जो थे वो हमारे पास ये चर्च में और ये इस तरह उन जगहों पे ना परफॉर्म किए जाते थे। और इसे परफॉर्म कौन करते थे, ये पादरी वगैरह परफॉर्म करते थे मोरालिटी प्लेस को। ठीक है, इन्हें मुख्तलिफ जगह पे ना परफॉर्म किया जाता था। उसके अलावा जो थे इंटरल्यूड्स ऐसे प्लेस थे, ऐसे ड्रामास थे जो अमीर लोगों के घरों में परफॉर्म किए जाते थे। जब इंटरल्यूड का नाम आता था ना, तो हमें वहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि वो क्या बात हो रही है। वो जो है वो अमीर लोगों के घरों में जो भी कोई कुछ परफॉर्म किया जाता था ना, उसे इंटरल्यूड्स कहते थे। और मोरालिटी प्लेस चर्च वगैरह में उनके बाहर पादरी वगैरह परफॉर्म करते थे। उसके अलावा क्या था कि इन्फ्लुएंस जो था क्लासिकल ड्रामा का, और जो था क्लासिकल ड्रामा के इन्फ्लुएंस में क्या हुआ कि वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई 16th सेंचुरी में। हम ये बोल सकते हैं कि ड्रामास ने बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया 16th सेंचुरी में। तो इसमें जो रोमन ड्रामाटिस्ट थी ना, सेनिकाज ट्रेजेडीज़ जो थी, वो मॉडल थी इंग्लिश, मतलब वो मॉडल बनी, मतलब एक उनका बहुत ही ज़्यादा नाम हुआ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट्स में। किसका नाम हुआ? सेनिकाज ट्रेजेडीज़ का। अब जो सेनिकाज ट्रेजेडीज़ जो थी उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और उसके अलावा क्या किया गया, एक और जो इनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था क्लासिकल ड्रामा में, वो क्या था? एंशंट स्टोरीज़ का। मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा उन स्टोरीज़ को एक ड्रामा की फॉर्म में परफॉर्म किया जाता था। उन पुरानी कदीम कहानियों को लिया जाता था। उसके अलावा जो था गोरबो डाक जो था ना, गोरबा डाक या गारबो डाक, ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा इस ट्रेजेडी को अहमियत हासिल है। ठीक है, और ये 1561 और 1562 में थॉमस सैकविल और जो थॉमस नॉर्टन जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ये गार्बो डक जो है उसे प्ले करवाया था। और जो इसे जाना किस नाम से जाता है? फेरिक्स एंड फोरेक्स। ठीक है, अगर कोई बोले ना फेरिक्स एंड फोरेक्स जो ड्रामा है या फिर वो जो प्ले है वो हमने देखा है, कोई बोलता है गार्बोडक देखा है, तो वो मीन्स वो सेम ही चीज़ की बात कर रहे हैं। और इनके जो ओनर हैं, और या कह सकते हैं जिन्होंने ये लिखा है, वो कौन है? थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन, जिन्होंने इस प्ले को प्रोड्यूस किया है। उसके बाद मेरे पास आता है जो प्लॉट है ना प्ले का, ये प्रेजेंट किस तरह हुआ, ये दो फैमिलीज़ के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब दोनों जो हैं एक चीज़ के पीछे, वी कैन से दैट कि वो एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं। किसके लिए? थ्रोन के लिए, एक तख्त के लिए। तो ये आप फिर तख्त के लिए लड़ रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक पॉलिटिकल प्ले हुआ जो वायलेंस और रिवेंज के थीम्स को डील करता है। अब ये जो प्ले था, ये इंग्लिश जो ट्रेजेडीज थी, इनमें एक न्यू ट्रेंड था। मीन्स पहले ऐसा कोई नहीं प्ले बनाया गया था, और ये रिटन भी प्रोज फॉर्म में लिखा गया था, और इसमें ब्लैंक वर्सेस का यूज़ किया गया था। और इसमें जो थे वो 5 एक्ट्स शामिल थे। तो इसमें जो थीम्स थी ना, वो रिवेंज की थी, डिज़ायर, पावर, मतलब और अथॉरिटी की, एम्बिशियसनेस। तो मीन्स उस तरह के इसमें थीम्स भी शामिल थे।
तो ये जो चीज़ें थी ना वो इसमें थी, और इसमें जो थे कि जो 16th सेंचुरी में जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, जैसा थॉमस किड और शेक्सपियर हो गए, तो इनमें जो है ये जो ड्रामाटिस्ट थे उनने ट्रेजेडीज़ भी लिखी, और उसके अलावा कॉमेडीज़ प्लेस भी लिखे। तो हमें ये समझ आया ड्रामा का जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इधर। और जो ड्रामा है ना, सबसे पहले जो बात की गई है गॉर्बोडक की बात की गई है। ये जो ड्रामा है लिखा है थॉमस सैकवेल और थॉमस नॉर्टन ने प्रोड्यूस किया था, और जो इसे फेरेक्स एंड फोरेक्स नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक और मज़े की बात यह है कि इसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया, और उसके जो 5 एक्ट्स थे, और उसके अलावा ये देखा जाए तो ये दो फैमिलीज़ के दरमियान में जो थ्रोन के लिए लड़ते हैं, तो इससे मीन्स तो इसमें उसी तरह के रिवेंज, वायलेंस, और ये उसी तरह के ना डिज़ायर, अथॉरिटी, तो उस तरह के इसके थीम्स भी थे। और उसके अलावा ये बताया गया है जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, थॉमस किड और शेक्सपियर, या जो ये थे, उन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज़ नहीं लिखी बल्कि कॉमेडीज़ भी लिखी हैं। अब उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है ना, यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में इधर क्या बताया गया है कि जो जॉन लिली है, जॉन लिली जो हैं उन्होंने सर्व किया है एज अ कोर्टियर टू क्वीन एलिजाबेथ वन, और उनके जो है वो 8 प्लेस परफॉर्म किए कि क्वीन के सामने उन्होंने 8 प्लेस को परफॉर्म किया। उन्होंने ज़्यादातर जो है वो कॉमेडीज़ को प्रोड्यूस किया, और जो कॉमेडीज़ थी उनकी वो प्रोज फॉर्म में भी थी और ब्लैंक वर्ड्स, उन्होंने दोनों चीज़ का यूज़ किया। प्रोज फॉर्म हमने देखा था कि जो लाइन बाय लाइन होती है, हमने देखा था कि लाइन में, लेकिन उसमें कोई प्रोज में हमारे पास कोई रिदम, कोई मेट्रिकल फॉर्म को फॉलो नहीं किया जाता। जबकि जो ब्लैंक वर्ड्स हैं वो भी एक तरह की ना एक आर्ट होती है लिखने की, या फिर ब्लैंक वर्ड्स आई थिंक कि ये पॉजेस का यूज़ करना, या फिर कोई इस तरह कुछ होता होगा। उसके बाद मेरे पास आया कि उन्होंने जो करेक्टर्स और थीम्स है ना वो क्लासिकल मिथ से लिए, और हुद भी उनने ना पेस्टोरल प्लेस लिखे, जिस तरह लव्स मेटामॉर्फोसिस उनने लिखा, और मूवमेंट इन द मून ये भी इन्होंने लिखा। ये किसने लिखा? ये लिखा हमारे पास जॉन लिली ने। उनके जो दोनों प्ले थे ना वो हमारे पास क्या थे कि ये आइडियल थे, और ये मींस के आइडियल प्लेसेस पे जो होते थे वो अकर होते थे। जिस तरह जो इसके अलावा जो निम्स थे, मॉन्स्टर्स थे, गॉड्स गॉडेसेस जो थे वो ह्यूमन करेक्टर्स में। अब उसके बाद अगर देखा जाए जो वुमेन इन द मून है ना, वो भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, और 1584 में उन्होंने प्रोड्यूस किया। एक और जो प्ले है द कॉमेडी ऑफ अलेक्जेंडर, और ये जो था ये राइवलरी थी, एक जंग हम कह सकते हैं दो लवर्स के दरमियान, अलेक्जेंडर एंड एपेलस के दरमियान। अब उस एपेलस के दरमियान, और ये जो थे प्ले ना, उसके जो प्ले थे सैफो एंड फाओ। अब उसके प्ले की, जॉन लिली के प्ले की बात हो रही है, उनके जो प्ले थे सैफो एंड फाओ एंड मायन और माइडस जो थे वो एंशंट ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी से लिए गए थे। मींस देखे, कोई भी हम जो डेटा लेते हैं, कोई भी हम मटेरियल लेते हैं, हमें उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो लिखते हैं ना राइटर, वो एक्सप्लेन करते हैं कि आया हमने ये डेटा किधर से लिया। ठीक है, ये जो ड्रामा लिखते हैं, प्लेस लिखते हैं, ट्रेजेडीज लिखते हैं, कॉमेडीज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वो बताते भी हैं। तो उन्होंने बताया कि जो इनने चीज़ें ली ना, ये सैफो एंड फाओ एंड मायन माइडस, ये जो ड्रामा थे, ये जो चीज़ें थी, उनने एंशियंट ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी से लिए। लिलीज़ ने जो है, जो उनका प्ले है ना मदर बॉम्बी, वो डिफरेंट था दूसरे उनके वर्क से। मदर बॉम्बी जो था वो उनके दूसरे वर्क से डिफरेंट था, क्योंकि इसमें जो था ना सारे करेक्टर्स ह्यूमन बींग्स थे, मतलब इंसान इंसान हम कह सकते हैं ना। तो उसमें मेरे पास क्या था कि ये जो प्ले है ना मदर बॉम्बी, ये क्या था, ये कॉमेडी थी। ठीक है, ये कॉमेडी थी, और जो इसके करेक्टर्स थे वो मास्टर्स और सर्वेंट्स थे। और
तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या है कि ये जनरेशन गैप हमारे पास ये पैदा करता है, मीन्स इसमें ये जनरेशन गैप की जो है वो प्रॉब्लम है। तो जो यंगर करैक्टर्स हैं वो मतलब वो अपने एल्डर्स को एक्सेप्ट करवाने में अपना टाइम कन्विंस करते हुए टाइम लगा देते हैं कि उन्हें मतलब अपने मोहब्बत को पाने के लिए। अब लिलीज़ के जो ये प्ले है ना, ये जो मदर बॉम्बी है, ये हमारे पास क्या है, ये इन्फ्लुएंस ऐसा लगता है कि ये इन्फ्लुएंस लिया गया जो रोमन ड्रामाटिस्ट हैं वो जो टू सेट्स ऑफ करेक्टर्स लिखते थे, जिस तरह हमारे पास हो गया मास्टर एंड सर्वेंट जो है वो कॉमिक प्ले था उनका। तो कहते हैं कि उन्होंने ये जो जॉन लिली है उन्होंने उधर से इन्फ्लुएंस लिया है। हमने जॉन लिली के बारे में देखा कि जॉन लिली ने बहुत कुछ लिखा जी। जॉन लिली यूनिवर्सिटी विट्स में जो सबसे पहले अभी हमें बताया ने वो जॉन लिली के बारे में बताया ने। कहते हैं कि जॉन लिली जो हैं उसने एलिज़ाबेथ वन के सामने 8 प्लेस भी परफॉर्म किए। उसके अलावा बताया गया कि जो जॉन लिली हैं उन्होंने जो हैं वो जो करैक्टर्स हैं वो हमने क्लासिकल मिथ से भी ली, उन्होंने पेस्टोरल प्ले से भी ली, और उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी। लव मेटामॉर्फोसिस लिखा, वुमेन इन द मून लिखा, उसके अलावा इतनी चीज़ें लिखी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो है उन्होंने कॉमेडी लिखी जो हमारे पास ये राइवलरी अलेक्जेंडर और एप्पल्स दो लवर्स के दरमियान जो थी वो राइवलरी को शो करवाते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इनके जो ऑथर्स प्ले थे सैफो एंड फाओ एंड मायन माइडस, ये जो थे ना ये ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी से लिए गए थे। और जो है जो इनका जो सबसे डिफरेंट वर्क था वो मदर बॉम्बी था। इनके सारे वर्क से डिफरेंट था क्योंकि इसमें जो सारे करेक्टर्स थे वो ह्यूमन बींग्स थे, और इसमें जो यंग करेक्टर्स थे वो अपने बड़ों को ये कन्विंस करते हुए टाइम गुजार देते हैं कि इनके मोहब्बत को ये मतलब अहमियत दी जाए, मीन्स वो जिससे मोहब्बत करते हैं उनसे उनकी शादी हो जाए। तो ये जो चीज़ें थी ये जॉन लिली के बारे में थी। अब सेकंड जो चीज़ थी जॉर्ज पील। अब जॉर्ज पील जो हैं वो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही ये पढ़ा था। अब याद रखिएगा जॉर्ज पील ने जो अपने प्लेस लिखे ना वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे। इन्होंने वो दूसरे जो थे उन्होंने प्रोज भी यूज़ किया, ब्लैंक वर्ड्स भी यूज़ किया। अब जो जॉर्ज पील है ना, जॉर्ज पील ने सिर्फ ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया, और उन्हें जो अपने प्ले लिखे ना ब्लैंक वर्ड्स में लिखे। और इसके अलावा जो उनके जो कंटेम्प्रेरी थे पील के, वो भी मिथिकल कंटेंट को या हिस्टोरिकल इवेंट्स या जो कुछ भी लिखते थे ना वो बिब्लिकल स्टोरी वो उसका प्लॉट पैदा करते थे उनके प्लेस में, ठीक है। अब उसमें क्या था, इनका जो एक प्ले था अरेंजमेंट ऑफ पैलेस, अरेंजमेंट ऑफ पैलेस, ये अरेंजमेंट नहीं है ये अरेंजमेंट है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पैरिस इनका एक प्ले है, किन का प्ले है, जॉर्ज पील का प्ले है। अब इसमें क्या हमारे पास प्रेजेंट किया गया है कि ये स्टोरी है ट्रोजन प्रिंस पैरिस की, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ प्लेस में, अरेंजमेंट ऑफ पेरिस में इनने एक स्टोरी को प्रेजेंट किया है जो है वो ट्रोजन प्रिंस पेरिस के नाम से है। किसने किया है जी, जॉर्ज पील ने। इसका जो इनिशियल पार्ट है जो जहाँ से इब्तिदा होती है उसमें जो पेरिस है ना वो अपनी मतलब पेरिस बिट्रे करता है, मतलब वो मतलब उसे मतलब दत्कारना हम कह सकते हैं। उसके जो बिलवड होती है ईनान उसको, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि आगे हमारे पास ये होता है कि ये अपीयर होता है काउंसिल ऑफ गॉड्स में, और ये वो फेवर ऑफ गॉडेस डियाना, मतलब ये आप देखिए गॉडेस और गॉड की इधर बात हुई है, मीन्स इधर ये गॉड एंड गॉडेसेस की इस पोइम में बात हुई होगी। उसके बाद जो है वो प्ले जो है वो परफॉर्म किया गया क्वीन एलिज़ाबेथ वन के सामने भी, और जो ऑडियंस है वो भी ये फ़र्क देख सकती है, रिजेम्बलेंस बिटवीन क्वीन एंड द गॉडेस। अब समझ आइए आपको कि उन्होंने क्या किया। ये जो जॉर्ज पील हैं उन्होंने जो अपना एक प्ले लिखा अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, उसने उसमें एक कहानी बताई ट्रोजन ऑफ प्रिंस पेरिस के बारे में, और वो
अपनी जो बिलवेड होता है उससे दुत्कारता है, मीन्स वो कहती है मुझे तुमसे मोहब्बत है। कौन कहती है? इनॉन जो है वो कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन वो जो पेरिस है वो उसकी मोहब्बत को दुत्कारता है। फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये जो प्ले है वो क्वीन एलिजाबेथ के सामने पेश किया जाता है। इससे पहले ये क्या है, ये गॉडेस के बारे में है, ये गॉड और गॉडेसेस की इधर बात हुई है। तो ये जो और इसमें ये ऑडियंस भी देख सकते हैं फ़र्क, ये जॉर्ज पी ने रियल में लिखा था ना ड्रामा, ये हमारे पास ये क्वीन एलिजाबेथ के लिए लिखा गया था, उसे गॉडेस का से इधर तशबीह दी गई है, वी कैन से दैट। अब उसके बाद एडवर्ड वन जो है प्ले जो होता है जिस पर पील ने इधर क्या यूज़ किया है, नेक्स्ट जो उसने लिखा, पील ने इसमें यूज़ किया रियल इवेंट्स जो हैं इंग्लिश हिस्ट्री के, उसमें वो यूज़ किए गए हैं। उनके इस प्ले में जो है जो लव है किंग डेविड का और उसका और फेयर बात शीबा का, उसे एक बिब्लिकल स्टोरी की तरह पेश किया गया। उनका जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पील्स का प्ले है ना, वो क्या है, ओल्ड वाइव्स टेल। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो वर्क है पील का वो ओल्ड वाइव्स टेल है। अगर कोई पूछे कौन सा वर्क है, ओल्ड वाइव्स टेल जो है वो पील्स का जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग वर्क है, सबसे वी कैन से दैट कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। अब इसमें क्या था कि ये प्ले जो था विद इन अनदर प्ले था, मीन्स एक प्ले चल रहा है उसमें कहानी सुनाई जा रही है। जब एक कहानी के अंदर एक और कहानी होती है ना, या फिर एक हम चीज़ बता रहे हैं तो उसके अंदर एक और बंदा एक और बता रहा है, तो वो प्ले विद इन अ प्ले होता है, विद इन अनदर प्ले होता है। तो यही चीज़ें हैं कि इसमें जो होता है ये ओपन किधर से होता है, जब तीन ट्रैवलर्स जो होते हैं वो जंगल में जो है वो भटक रहे होते हैं और वो एक ये मतलब एक उन्हें पनाहगाह मिलती है, एक जो कॉटेज होता है किसका, ब्लैक स्मिथ का होता है। उसकी जो हॉस्टेस होती है ना, ब्लैक स्मिथ की वाइफ जो होती हैं मेज, उनका नाम होता है मेज, वो क्या करती हैं, वो उन्हें एक फेरी टेल बताती हैं, उन्हें वो सुनाती हैं उन्हें इंटरटेन करने के लिए। जब वो नरेट करती हैं ना वो स्टोरी, तो क्या होता है जो करेक्टर्स होते हैं स्टोरी के वो स्टेज पे अपीयर हो जाते हैं और वो उसी तरह काम करना शुरू कर देते हैं, वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं जिस तरह वो बताती जाती है। तो ये जो टेक्निक है प्ले विद इन अ प्ले जो है वो पील्स की कंटेम्प्रेरी ड्रामाटिस्ट जो होते हैं मतलब जिन्हें उसने फॉलो किया है वो क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर इससे पहले यूज़ कर चुके हैं प्ले विद इन अ प्ले। अब उसके बाद जो है हमारे पास हमने पढ़ लिया जी जॉर्ज पील के बारे में। जॉर्ज पील को किस वजह से जाना जाता है, जो उन्होंने ओल्ड वाइव्स टेल लिखी थी। इस पर जो तीन ट्रैवलर्स थे वो भटक रहे होते हैं, फिर वो ब्लैक स्मिथ एक हाउस है उनका कॉटेज है, उधर वो पना लेते हैं और उनकी जो बीवी होती है उन्हें टेल सुनाती है और वो जो टेल जो सुना रही होती है उसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो उधर अपीयर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ थी ना, ये जॉर्ज पील की जो द ओल्ड वाइव्स टेल है वो फेमस है। ये फेमस क्यों है, प्ले विद इन अ प्ले की वजह से। और ये जो है प्ले विद इन अ प्ले की जो स्ट्रेटजी है वो क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर पहले यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो है हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन। अब रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो हैं स्टूडेंट थे। अब ये प्रोज राइटर भी थे, उसके अलावा ये ड्रामाटिस्ट भी थे। ठीक है जी, इसमें हमारे पास क्या है जो उन्होंने कॉमेडी के जॉनरा को जो है वो कंट्रीब्यूट उसमें अपना मतलब क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन की, उसमें अपना हिस्सा डाला। उसमें हमारे जो ग्रीन थे ना, ग्रीन को क्या कहा जाता है कि वो दूसरे जो राइटर्स थे ना क्लासिकल उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, तो इसलिए वो नेटिव सेटिंग को जो थे वो प्रेजेंट एक्शन की बेस पे वो करते थे। उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में लिखना स्टार्ट किया और सक्सेसफुली जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए ब्लेंडिंग की टेक्निक पे। तो मींस उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा कि मेन प्लॉट जो थे प्लेट के मेन जो प्लॉट्स थे प्लेज में सब प्लॉट्स के साथ उन्होंने उसे प्ले कर दिया था, मींस उन्हें ब्लेंडिंग आ गई थी।
उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल दी गई है जो प्लॉट है इनके प्ले में, जिस तरह ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगी। वो जो था वो डील किससे करते थे, मैजिक एंड इट्स पावर, एंड ग्रीन जो है वो जो था वो सक्सेसफुली उसने ब्लेंड किया सब प्लॉट की बेस पे। मीन्स उसमें ना वो लव लव रिलेशनशिप्स और ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद मेरे पास क्या था, जो एक्शन था ना इस प्ले में वो अकर हुआ ऑक्सफोर्ड में एज वेल एज सफिक में भी, इंग्लैंड में जो है जगह है। अब जो स्कॉटिश हिस्ट्री है ना, जेम्स द फोर्थ, ये एक और कॉमेडी है जो ग्रीन ने जो है वो की है, जिसमें उसने अडॉप्ट किया है इटालियन हिस्ट्री को। इसी तरह जो है इनका एक प्ले है ऑरलैंडो फरीजियो, और ये जो था वो भी इंस्पायर होकर लिखा, एरिस्टो के व्यूज़ से इंस्पायर होकर लिखा, एक एंशियंट ग्रीक फिलासफर था, उनसे वो ज़्यादा हुए। और ग्रीन ने जो है वो थॉमस लॉज के साथ भी कोलैबोरेट किया, मीन्स उनके साथ मिलके काम किया। उन्होंने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टडी की थी, और उन्हें दोनों ने जो है वो एक प्ले परफॉर्म किया इकट्ठा, वो प्रोड्यूस पैदा किया, मीन्स उन दोनों ने मेहनत की। उनका जो टाइटल था ना उस प्ले का वो क्या था, लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। तो ये जो था वो उसका टाइटल था। अब ये जो प्ले था ना, ये हमारे पास ये बिब्लिकल स्टोरी के के बारे में था। ये जो था एंशियंट सिटी निनवा के बारे में था, कि जो अभी इराक में लोकेटेड है। ये मोरालिटी प्ले था जो हमारे पास डाउन फॉल और के बारे में बताता है, जो गॉड को नहीं मानते तो उनके साथ क्या होता है, मीन्स उनकी ज़िंदगी कैसे होती है। इस बारे में ये जो है ये रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था, किसके साथ मिलकर, थॉमस लॉज के साथ मिलकर। और उस ड्रामा का या फिर वो उस प्ले का जो था वो नाम था लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। अब उसके बाद जो है उसके इस कोर्स में ना इस कोर्स में कोर्स ऑफ प्ले जो उन्होंने एक और प्ले लिखा होसेया एंड जोना। ये ट्रू प्रॉफिट से गॉड के जो अपीयर होते हैं और सिनर्स को वो कंडेम करते हैं। तो ये प्ले जो है एंड किधर होता है, जब जोना जो है प्रोजेक्ट कर रहे थे मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ रिपेंटेंस के और ये फॉरगिवनेस ऑफ गॉड, मतलब रिपेंटेंस पे वो बिलीव करते हैं, मतलब वो गिड़गिड़ाते हैं अपनी गलतियों पे, और उस पर क्या होता है जो उन्हें माफ़ कर दिया जाता है वो दादा की तरफ से। अब हमारे पास क्या होता है कि इन एडिशन टू दिस, अब जो थॉमस लॉज हैं उन्होंने एक और हिस्टोरिकल प्ले लिखा जिसका नाम था, पहले तो हम ग्रीन की बात कर रहे थे ना, अब लॉज पे आ गए, ठीक है जी। थॉमस लॉज जो थे उन्होंने एक हिस्टोरिकल प्ले लिखा था जिसका नाम था दी वुंड्स ऑफ सिविल वार। ये जो प्ले था ये रियल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में था। टू रोमन जनरल्स जो थे, टू रोमन जनरल्स, उनके नाम क्या थे, गायस मैरियस एंड हीज सबऑर्डिनेट सुला। तो ये जो थे वो बंदे थे। अब हमारे पास क्या था कि जो मोस्ट जो हमारे पास जो ज़्यादा याद रखा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स में, वो कौन थे, वो क्रिस्टोफर मार्लो थे। ये एक मतलब बहुत ही उनकी ज़्यादा अहमियत थी। ये एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने ट्रैजिक प्लेस भी लिखे, और उसके अलावा इन्होंने इन्हें इतने अच्छे अच्छे प्रोटैगनिस्ट बनाए, एम्बिशियस प्रोटैगनिस्ट बनाए, और उनके जो थे या सेंट्रल करेक्टर्स बनाए, जिसकी वजह से इन्हें जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो को बहुत ज़्यादा याद रखा जाता है, और क्रिस्टोफर मार्लो को द माइटी लाइन ऑफ मार्लो भी बोला जाता है। अब मार्लो और शेक्सपियर जो थे वो दोनों जो हैं वो सेम ईयर में, मतलब दोनों का सने पैदाइश सेम था, लेकिन जो मार्लो थे वो जल्दी उनकी फौतगी मीन्स वो जल्दी फौत हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास आता है कि मार्लो जो थे वो ब्राल जगह के नाम की जगह है, उधर वो उनकी डेथ हो गई थी जब वो सिर्फ 29 ईयर्स ओल्ड थे। मीन्स ये बता रहे हैं कि मार्लो की जो है ना वो इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, 29 साल की उम्र में जो है शेक्सपियर और मार्लो दोनों इकट्ठे पैदा हुए, और मार्लो जो थे 29 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास कौन से
सेकंड मतलब एक मतलब हमारी एक जो थी ना हमारा काम रुक गया था, वी कैन से दैट कि मान लो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे प्ले लिखते थे, तो एक होता है ना कि फ़र्क पड़ता है किसी के होने से, तो इनके ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। अब हमारे पास क्या है कि शेक्सपियर जो थे उनने 36 प्लेस लिखे थे, मार्लो ने बहुत कम प्ले लिखे थे, लेकिन फिर भी उनकी जो पोजीशन है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है कि शेक्सपियर का बता रहे हैं कि नहीं, अब शू मेकर एक एज अ शू मेकर ये पैदा हुए थे मार्लो, लेकिन उन्हें रिसीव की थी स्कॉलरशिप और वो उन्हें इसलिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को अटेंड किया था। उसका जो फर्स्ट प्ले था मार्लो का वो क्या था, डाइडो द क्वीन ऑफ कार्थेज जो था वो मार्लो का पहला प्ले था। उनके जो इस हिस्टोरिकल प्ले जो था, ये जो उनका हिस्टोरिकल प्ले था वो रिलेट करता है ट्रेजिक टेल जो है डाइडोस की। डाइडोस को जो डाइडोस का जो लव है ना ट्रोजन वॉरियर एनियस के लिए, डाइडोस मतलब जो डाइडोस बंदा है वो एनियस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। डाइडोस जो है वो सुसाइड कर लेता है, क्यों करता है, जो एनियस देखें बिट्रे सर, अच्छा डाइडो लड़की है ना कि लड़का है, सॉरी। अच्छा इसमें क्या था, जो डीडोस या डाइडोस जो है ना, इसमें ये वर्ड डाइडोस है। डाइडोस जो है ये एक ट्रेजिक टेल है जिसमें जो डाइडोस है वो ट्रोजन वॉरियर, सॉरी ट्रोजन वॉरियर जो है वो एनियस है, जो एक लड़का है उसका नाम एनियस है। हमारे पास जो एनियस है उससे डाइडोस बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन एनियस जो है ना वो इससे मोहब्बत नहीं करता, वो इसे दुत्कार देता है, जिसकी वजह से वो डाइडोस बहुत परेशान हो जाती है और वो क्या करती है, वो सुसाइड कर लेती है। वो आगे मूव ऑन नहीं करना चाहती, उसने सुसाइड ही कर ली। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, जो मार्लो जो था ना, मार्लो उसके दूसरे कंटेम्प्रेरी जो ड्रामाटिस्ट थे एंशियन मीन्स इस तरह की उन्होंने चीज़ें यूज़ की। इसी तरह जो हमारे पास इन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट्स भी लिखे। और मार्लो ने उसके अलावा क्या कहते हैं कि मार्लोस का जो नेक्स्ट प्ले था ना चैम्बरलेन, चैम्बरलेन उन्होंने एक प्ले लिखा जिसके 2 पार्ट्स थे। एक जो था वो स्टोरी बताई गई कि जो राइज ऑफ क्रिश्चियन एशियन एम्परर अमीर तैमूर या आमिर तैमूर के बारे में उन्होंने बताई। और जो मार्लो है ना, उन्हें तैमूर को जो है वो एक शेपर्ड बॉय जो है वो सिथिया में जो है एक शेपर्ड बॉय की तरह प्रेजेंट किया। और उसके बाद मेरे पास आता है कि वो जो मतलब एक पावरफुल किंग बनने में जो है वो कामयाब हो जाता है। और उसके अलावा जो है मार्लो ने जो है वो जो अपने प्रोटैगनिस्ट है ना टेम्बरलेन में, उन्हें क्या किया, एक एम्बिशियस और रुथलेस मैन के तौर पे प्रेजेंट किया है, जो सक्सेसफुली डिफरेंट कंट्रीज़ को कनकर करते हैं, जैसा राशा हो गया, कैक्सस हो गया, सीरिया, इजिप्ट और ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो टेम्बरलेन था ना वो ये जो हमारे पास ये प्ले था, ये हमारे पास ये अथॉरिटी के बारे में, ये मीन्स के इनकी अथॉरिटी जो मतलब जो हैं वो केजीज मतलब इन चीज़ों का यूज़ करके, फुट स्टूल का यूज़ करके वो किस तरह उनको बंदी बनाते थे, और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। उसके अलावा जो ट्रेजिक एस्पेक्ट था ना इस प्ले का, वो क्या था कि जो तैमूर है वो उसे एक मतलब नेचुरल डेथ इसकी होती है। उसके बाद मेरे पास आता है मार्लो का जो नेक्स्ट प्ले था वो जियो ऑफ माल्टा था। जियो ऑफ माल्टा था। अब ये इसमें क्या था कि ये उन्होंने इंस्पायर होकर लिखा था, एक एक्चुअल इवेंट जो हुआ था, सीज ऑफ माल्टा हुआ था एक इवेंट 1565, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने जियो ऑफ माल्टा लिखा मार्लो ने, जब ओटमन जो ट्रूप्स थे वो कंकर कर रहे थे मेडिटेरियन आइलैंड माल्टा का। उसके बाद कहते हैं कि बराबरस जो है वो प्रोटैगनिस्ट है प्ले में, जो रिवेंज मतलब बदला लेना चाहता है रूलर ऑफ माल्टा से, माल्टा के रूलर से, जो जिसने उसकी जो है वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो और वेल्थ को ज़ब्त कर लिया है। और मतलब मींस के ताकि वो जो है वो ट्रूप्स की जो फाइटिंग जो हो रही है, ऑटमन अटैक जो हो रहे हैं ऑटमन अटैक जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए उसने क्या किया है कि उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है उसको हथिया लिया है। उसके बाद ये
इम्प्लीमेंट जो है विशेस प्लेन ब्राबरस जो है वो अपनी जो है वो डाटर का यूज़ करता है एबिगेल और उसके जो स्लेव होता है इथामोर। लेकिन बाद में जब इन दोनों की मदद ले लेता है, हेल्प लेके क्या करता है जी, ब्राबरस अपनी बेटी को ही मार देता है एबिगेल, और उसके अपने स्लेव को इथामोर को भी मार देता है। प्ले एंड होता है ब्राबरस की डेथ के साथ। कैसे उसकी डेथ होती है, क्योंकि वो अपने ही प्लेन में जो है वो क्या कहते हैं कि वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, और वो इस तरह इसमें होता है। अब उसके बाद मेरे पास आता है एडवर्ड टू, जो है वो एक और हिस्टोरिकल प्ले है जो मार्लो ने लिखा है। ये हमारे पास क्या है, ये इंग्लिश किंग के बारे में है जो 20 ईयर्स तक उसने रूल किया है, लेकिन अब वो फाइनली जो है वो उसे डिपोज कर दिया गया। अब इसके एक और प्ले है जद मिसैकर एट पेरिस, ये भी बेस है एक्चुअल इवेंट के बारे में। ये प्रोटेस्टेंट्स को जो है वो प्रोटेस्टेंट्स को जो है वो किल किया गया पेरिस में 1572 में। अब जो मार्लोस का सक्सेसफुल प्ले जो था ना, ट्रेजिक हिस्ट्री जो थी लाइफ में, वो डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस था। डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक फेमस प्ले था। अब जो भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है जी। अब इसमें ये हमारे पास क्या है, ये जो है ना मार्लो ने क्या किया, उसने लिखा द डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। ठीक है, ये जो हिस्ट्री थी, ट्रेजिक हिस्ट्री, द डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस। अब इसमें ये क्या था कि जो फास्टस था उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख ली थी, पता नहीं इसे क्या मसला था कि इसे सारी दुनिया का इल्म चाहिए था। जब इसे ये सारा इल्म मिल गया तो अब ये पीछे पड़ गया कि मुझे सीखना है जी काला इल्म। ठीक है जी, मुझे ये चीज़ें सीखनी है, तो वो उस जाल में फंस जाता है। वो उसका ये था ना, इसके माइंड में ये था कि जब मुझे ये चीज़ें मिलेंगी तो मैं ये करूँगा, उस इल्म से ना मैं उसका बुरा यूज़ नहीं करूँगा, मैं उसका अच्छा यूज़ करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जब उसे वो चीज़ मिलती है ना, वो कुछ नहीं करता। ये तो वही हिसाब हुआ जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती ना, हम कहते हैं हम उस चीज़ से ये भी करना है, वो भी करना है, और जब वो होती है ना, वो उसी तरह बेकार पड़ी रहती है, हम उसका यूज़ नहीं करते। हम मिसाल ये ले सकते हैं ये वोटिंग वगैरह की, जब हमारे पास कि हमारे जो होते हैं ना, हम जो कोई भी हमारा ये जो पढ़ने के लिए बैठते हैं वज़ीर मीन्स कोई भी हम मिसाल ले सकते हैं, इसमें ये नहीं लेना ज़रूरी। तो कोई भी हम काम करने का इरादा करते हैं, जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती, हम बोलते हैं ना ये अगर मेरे पास हो जाए तो मैं ये करूँगा, लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास आती है हम उस काम को भूल जाते हैं। तो यही चीज़ जो है वो फास्टस के साथ हुई। अब हम इसे देखते हैं कि इसमें ये डॉक्टर फास्टस में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो है वो प्ले है वो फेमस है। मतलब ये जर्मन जो मजिशियन है जोनन योहान फास्ट की बात की गई। अब इसे योहान बोलेंगे, JOHANN। ठीक है जी। अब जो फास्टेस्ट था ना, जो प्रोटैगनिस्ट था, वो क्या कहता है कि जो लाइक मार्लो जो है वो बिलोंग करता है हम्बल फैमिली से मार्लो की तरह, और ये एजुकेशन अपनी हासिल करता है विटन यूनिवर्सिटी जर्मनी में। अब देखिए ये इतने मज़े से इन्होंने जो है हमारे पास ये जो मार्लो हैं, इतने मज़े का इन्होंने बताया कि अपना ही वो बीच में इधर इन्होंने इस बुक में ये जो है इधर बता दिया गया कि याद रखने के लिए कि हमें आसानी हो कि जो मार्लो ने भी विटनबर्ग से ही एजुकेशन हासिल की थी, जो यूनिवर्सिटी है जर्मनी में। अब ये हमारे पास क्या था, ये एक पढ़ा लिखा नौजवान था, जो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के डिसिप्लिन बहुत कुछ उसने पढ़ लिया था, मैथमेटिक्स हो गया, लॉ, मेडिसन, थियोलॉजी। लेकिन वो अब सब कुछ जब ख़त्म हो गया ना, तो उसने कहा कि अब मैंने मैजिक भी सीखना है, मैंने विच क्राफ्ट भी सीखना है, मैंने सब कुछ सीखना है। तो इसमें क्या किया हुआ कि उसने क्या किया कि उसने वो फॉरबिडन नॉलेज को ये सीखने के लिए उसने क्या किया, अपनी सोल जो है वो डेविल को बेच दी।
अब ये क्या होता है, जो था फास्टस को वो बोलता है, वो जो डेवल है वो बोलता है कि तुम्हें 24 ईयर्स दिए जाएंगे, मतलब तुम कुछ भी करो। अब जो फास्टस को 24 ईयर्स दिए कि ड्यूरिंग विच जो उससे ना मेफिस्टोफलिस जो है वो उसे सर्व करेगा। मेफिस्टोफलिस जो था ना, वो हमारे पास जो डेवल का जो नीचे जो सर्वेंट होता है ना, वी कैन से दैट वो था। मेफिस्टोफलिस जो है वो सर्व करेगा फास्टस को। तो अब हमारे पास क्या है कि जो फास्टेस्ट जो था ना, वो मतलब उसके इनिशियल प्लेन्स जो थे मटेरियलाइज, मतलब वो सारा कुछ वो भूल गया। मतलब वो जो करना चाहता था, जब उसके पास वो पावर आई ना, वो सारे जो थे वो अपनी बातें भूल गया। उसका था कि मैं बिल्ड करूँगा एक कितनी मजबूत वाल अपने कंट्री के गिर्द के, मैं क्या करूँगा, मैं डिफेंड कर सकूँ कि वो अटैक जो दुश्मनों के जो अटैक हैं उनसे उससे डिफेंड कर सकूं। वो चाहता था कि हमें कैसे मैं किनाल खुदवाऊं कि क्या हो कि जिसमें से जो वाटर है ना, वाटर जो है रिवर राइन का वो आए, ताकि वो लैंड जो ज़मीनें हैं वो मतलब उनमें इरिगेशन में मतलब वो सही करके उसमें जो लैंड्स हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। उसके अलावा वो ये भी चाहता था कि जो है वो गर्म कपड़े जो हैं वो एक अच्छे कपड़े जो है वो प्रोवाइड करें पुअर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में होते हैं। लेकिन ये जब पावर आती है ना, सब कुछ चेंज हो जाता है। वो कहते हैं ना, पावर ना हो तो कब इंसान कुछ और चाहता है, जब वो चीज़ आ जाती है ना वो सब भूल जाता है। तो यही चीज़ फास्टर्स के साथ हुई। देखें, इसकी जो चाहता तो वो कुछ और था ना, कि मैं इसका पावर का अच्छा यूज़ करूँगा। जब उसके पास पावर आई ना, तो ये चीज़ें वो भूल गया। उसमें क्या हुआ कि उसकी जो मैजिकल पावर थी उसने वो परफॉर्म की, मतलब बहुत ही अजीब अजीब किस्म की ट्रिक्स उसने वो है परफॉर्म की, जिससे लोगों को वो गायब कर देता, या उनके जो सरों पे जो हैं वो सींग उगा देता, जो अपने उसके दुश्मन होते। तो ये जो होता प्ले जब आगे चलता है तो फास्टस को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो डेवल से तो उसने मतलब इसे चीट किया डेवल ने। वो वापस क्या कहता है कि वो जो है ईगर जो होता है, वो जो बेताब होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, एम्बिशियस होता है, जो ये फास्टेस्ट शुरू में प्ले के, अब वो मायूस होना शुरू हो जाता है, और उसे वो डर सा फील होता है कि उसका आगे क्या उसके साथ होगा। अब उसने क्या किया है, ये क्या ज़रूरत थी उसे ये काम करने की। तो उसे बहुत ज़्यादा वो ना दुख होता है कि मैं इसने क्यों डिसीजन किया कि वो अपनी सोल को डेवल को सर्व करे। और उसने अब ये क्या है कि अब उसे उस हेल में किस तरह जीना पड़ेगा, मतलब वो आसान नहीं है। तो उसके जो है वो प्ले जो है वो एंड होता है जब डेवल डेवल जो होता है वो फास्टस के सोल को अपने साथ हेल में ले जाता है। उसके बाद जो है वो जो प्ले जो होता है वो ये हमारे पास ये क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन के बारे में जो अच्छे लोग हैं वो उन्हें जो उनके अच्छी डीड्स के बदले में ना उन्हें जन्नत मिलेगी, और उनकी जो लाइफ है वो अच्छी होगी, जबकि जो बुरा काम करते हैं उनकी लाइफ जो है वो ख़राब होगी, वो हेल में जिएंगे। उसके अलावा जो मार्लो है ना, वो फास्टस को पिक करता है कि कम्प्लेक्स पर्सन जो हमारे पास जो है वो एम्बिशियस के जो है वो जाल में आ जाता है, पावरफुल बनने के ख्याल, पावरफुल बनने का जो उसका सपना होता है वो अपने एम्बिशन की वजह से वो करता है। और उसके साथ वो क्रिश्चियन मॉरल से भी वार्न किया जाता है, मीन्स उसे बताया जाता है ये चीज़ गलत है, वो उसके डेंजर्स के बारे में बताया जाता है कि अगर वो जो ऐसे इस किस्म के जो वो गुनाह करेगा ना तो उसके साथ ये होगा। अब जो फास्टेस्ट था ना, वो एक जो जब भी फास्टेस्ट जो है वो ये सोचता कि वो गलत कर रहा है, तो उससे गुड और बैड एंजल्स दोनों जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाती। वो अपनी अपनी ना मतलब वो देती, जो फास्टेस्ट जो होता है जब भी वो चॉइस करने लगता है तो ये एंजल्स आ जाती हैं। जो गुड एंजल है वो उसे रोकती है कि तुम ये काम ना करो, ये चीज़ें नहीं हैं, और माफ़ी मांग लो। जबकि जो बैड एंजल है कहती है कि वो नहीं, तुम जो कर रहे हो बहुत
अच्छा हो, तुम्हें मैजिक और सीखना चाहिए, तुम्हें पावरफुल मैन बनना चाहिए, तो जो फास्टस है ना वो हैप्पी हो जाता है डेविल। देखें जो चीज़ें हर वक्त ना चमकती हुई नज़र आती हैं ना, रियलिटी में वो इतनी अच्छी नहीं होती, यकीन माने। मीन्स के हमारे पास जो चीज़ नहीं होती ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो। और दूसरी बात, जो चीज़ें इधर अच्छी हमें लगती हैं करना, वो आखिरत में वो हमारे पास किसी फ़ायदे की नहीं होती। मीन्स फ़र्ज़ करें कि इधर अगर आप थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस करते हैं ना अपनी आखिरत के लिए, तो वो जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर फ़र्ज़ करें आप अपनी ऐसी ख़्वाहिशात के पीछे भागते हैं जो आपको आखिरत आपकी ख़राब कर सकती है, तो मीन्स उन काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या हुआ, ये ज़िंदगी जो है वो हमारी बहुत ही शॉर्ट है, हम नहीं पता हम किस वक़्त हमें मौत आ जाए। तो दैट्स व्हाई ये चीज़ें जो हैं ये हर आपको सिर्फ़ इधर नहीं किसी भी आप ना हम कोई भी किसी भी मुस्लिम्स हो गए, हिंदूज़ हो गए, कोई भी हो गया ना, तो हर जगह जो आपको मॉरल्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं, हर जगह सिखाए जाते हैं। मीन्स उधर भी हर किसी भी आप फ़िरके को ले लें या फिर किसी भी आप मज़हब को ले लेना, तो ये इधर ये गुड एंड बैड वाला हर जगह कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमारे पास आता है कि जो फास्टेस्ट है ना वो उसे अपनी गलती का मतलब उसे अपनी गलती का पता चल जाता है जो उसने गलती की, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है। अब जो डॉक्टर फास्टस है ना वो जो है वो उसके जो हैं वो डिफरेंट सेवरल सोलिलोquies हैं और ये स्पीचेज़ हैं, करैक्टर्स हैं। अच्छा, सोलिलोquies क्या होती हैं ना, ये होती हैं ऐसी स्पीचेज़ होती हैं जो हम अकेले में जब हम ऊंचा मीन्स वो ख्यालात जो ऊंचे नहीं आ जाते जब कोई नहीं होता हमारे साथ, तो वो जो है वो सोलिलोquies होते हैं। तो अब हमारे पास क्या आते हैं, जब लाउडली वो थिंक करते हैं ना, ये ड्रामों में भी आपने देखा होगा, कोई अगर ड्रामा देखता हो तो उसमें उसके बाद हमारे पास क्या जो इनिशियल एक्ट्स थे ना, फास्टर जो है उसने अपने एम्बिशंस और डिज़ायर को मतलब एक्सप्रेस किया। जब एंड हुआ तो उसने उसमें से एक भी चीज़ को मतलब ना पूरा नहीं किया। मीन्स पहले जो चीज़ें नहीं थी तब वो बोलता था कि ये होंगी तो मैं ये करूँगा। अब 26 साल गुज़र गए लेकिन उसे अपना एक भी एम्बिशन याद ना रहा। उसके बाद जब उसके पास सिर्फ़ एक ही घंटा बचा और वो चाहता था कि ये टाइम स्टॉप हो जाए, लेकिन फिर भी वो क्या, और वो चाहता था कि वो गॉड के सामने गिड़गिड़ाए और मर्सी ले, लेकिन जो डेविल था वो उसे ले जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है जो करैक्टर है डॉक्टर फास्टस का ना, ये एक हम कह सकते हैं कि ये गुड और इवल फोर्सेस के दरमियान जंग है। उसके बाद जो डॉक्टर फास्टस है ये एक मोरालिटी प्ले है, ठीक है। डॉक्टर फास्टस क्या है, एक मोरालिटी प्ले है। अब जो मोरालिटी प्लेस जो थे वो बहुत ही पॉपुलर थे 16th सेंचुरी इंग्लैंड में, और जिससे मालो ने 7 डेडली सिंस को भी इसमें डिस्प्ले किया डॉक्टर फास्टस में। जो इसमें फास्टस जो था वो मेफिस्टोफेलिस से जो कहता है, मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि मुझे ना 7 डेडली सिंस को शो करवाओ, और वो उससे क्या करते हैं, जो मार्लो होता है वो उसे वो प्ले में दिखाया जाता है, विदिन अ प्ले में वो दिखाया जाता है कि इस तरह ना। तो फास्टस जो है वो इसके अलावा डिज़ायर उसकी जो ख्वाहिश होती है कि उसे मिथिकल करैक्टर हेलन ऑफ ट्रॉय भी दिखाया जाए, और उसके अलावा जो मेफिस्टोफेलिस था वो उसकी ये भी विश पूरी करता है। उसके बाद जो था ना ये जो अब उसने हेलन के ऑपरेशन को देखा, मतलब मीन्स ये देखें मेरी बात सुने, ये जो था इसमें ये बताया गया है जो है हमारे पास जो हेलन का जो अपीयरेंस था ना, ये हमारे पास ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी के बारे में बताता है। जो इंग्लिश आर्टिस्ट थे वो 16th सेंचुरी के, जो फास्टस इधर हमें पता चला कि उससे जो है वो उसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव जो था वो रेनेसांस के स्पिरिट का था। मींस कि वो उससे जो वो इंस्पायर्ड था बहुत ज़्यादा, वी कैन से दैट यूरोपियन सिविलाइजेशन से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, जिसकी वजह से उसने कहा कि मुझे वो भी प्ले दिखाया जाए, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि वो
वो ब्यूटीफुल वुमन की जो साइट है वो झलक देख सकता है, जो ब्यूटी जो सेलिब्रेट की जाती थी ग्रीक मैथोलॉजी में। उसके अलावा जो है हमें ये डॉक्टर फास्टस में एक और जो चीज़ देखने को मिलती है वो क्या है, वो जब ये प्लॉट या जो प्ले शुरू होता है जब तो ये मेरे पास जो है वो आइक्रस जो है वो बंदी है, उसका ये फ़ाल के बारे में बताते हैं। अब ऑडियंस जो है वो रिसेम्बलेंस देख सकती है डॉक्टर फॉक्सटर्स और आइक्रस के बारे में, जो बहुत वो दोनों ने सक्सेस को रिसीव किया, लेकिन दोनों की ट्रेजिक एंड हुई क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन किए। देखिए फास्टस के पास बहुत ज़्यादा इल्म था, लेकिन उसने उस इल्म का यूज़ करने के बजाय कि मीन्स उसके पास हर किस्म का इल्म था, अगर वो अपने मिशन को पूरा करना चाहता था तो वो अच्छे वे में भी कर सकता था, लेकिन उसने बैड वे यूज़ किया। उसने बोला कि नहीं, देखें वॉल बिल्ड करनी थी, वो करनी थी, उसके पास क्या थोड़ा था, वो अपने आइडियाज़ को, अपने इन्वेंशंस को या फिर जो था वो बता के तो वो कर लेते वॉल बिल्ड। और जो जो भी वो चाहता था, वो कपड़े गरम कपड़े जो थे वो यूनिवर्सिटी के बच्चों को दे सकता था। तो उसने क्या किया, उसने गलत रास्ता अपनाया। उसने बोला नहीं, मैंने क्या करना है जी, मैंने जो है वो काला इल्म सीखना है और उस इल्म की मदद से मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और आखिर में वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये उसका बैड डिसीजन था। उसके अलावा जो है मार्लो ने इसमें एलिमेंट्स ऑफ मोरालिटी जो है वो प्रेजेंट किए हैं, और ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जो ये है ट्रेजिक प्ले है डॉक्टर फास्टस, और एक और ट्रेजिडी जो है, ट्रेजिडी जो ग्रेटली जो है वो इसमें 16वीं सेंचुरी में बताई गई है, वो स्पेनिश ट्रेजिडी है। देखें मेरी बात सुने, ये जो हमने पीछे पढ़ा ये बोला ना मार्लो का, ये जो था क्रिस्टोफर मार्लो की बात कर रहे हैं, तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है ना डॉक्टर फास्टस, और हमें ये भी याद होना चाहिए जो फास्टस थे ना, सॉरी मार्लो था, मार्लो और शेक्सपियर एक ही एज को पैदा हुए, और जो मार्लो थे वो 29 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो मीन्स उन्होंने देखे कितना इम्पोर्टेंट वर्क लिखा, आपने ये अभी देखा डॉक्टर फास्टस के बारे में। तो ये एक बहुत ही अच्छे वे में ये मोरालिटी प्ले बताया गया है, एक मॉरल कि हर चीज़ जो होती है ना चमकती हुई वो सोना नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर चीज़ का होना ज़रूरी है, जो चीज़ें हैं आप उनसे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉरल्स की बात हुई है। और उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रेजिडी है वो थॉमस किड ने लिखी है। ये है हमारे पास स्पेनिश ट्रेजिडी, और ये स्पेनिश ट्रेजिडी जो है ना, इसे ये भी बोला जाता है कि ये जो शेक्सपियर के जो रिवेंज जो प्ले था हेमलेट, वो इससे मिलती है। तो इसमें हमारे पास ये सेवरल मर्डर्स होते हैं, और ये सारे रिवेंज के बारे में है। इसमें जो है वो मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं, जैसा रियल और फेक मैडनेस ऑफ हाइरोनिमो। अब देखें हु सन गेट मर्डर। अब हाइरोनिमो का जो बच्चा है ना, जो बेटा है उसका मतलब मर्डर किया जाता है, उससे कत्ल किया जाता है, और जो उसके मर्डरर होते हैं ना लोरेंजो और बाल्थजार, वो जो है वो प्ले में जो होता है वो सुसाइड कर लेते हैं, और सुसाइड करती है बेलिम्पीरिया, और ये इनका मर्डर करने के बाद। तो ये क्या है, ये बेलिम्पीरिया एंड हाइरोनिमो, तो ये बहुत ही एक मज़े से ये बताते हैं। ये प्ले अब स्टार्ट हम करते हैं। अब जो प्ले ओपन तब होता है जब स्पीच एक गोस्ट देखें गोस्ट की बात हुई। अब घोस्ट की बात हमने देखा था हेमलेट में भी होती है, जब हेमलेट को उसके अब्बू का घोस्ट नज़र आता है। अब इसमें क्या है, ये प्ले ओपन ही घोस्ट से होता है ऑफ एंड्रिया, एंड्रिया का घोस्ट, मतलब एक एंड्रिया एक बंदा है, उसका घोस्ट हमें नज़र आया। प्ले ओपन हुआ, एक स्पेनिश नोबलमैन है जिसे किल किसने किया, किसे उसने मारा, ठीक है, मारा किसने, पुर्तगीज़ प्रिंस के, पुर्तगीज़ जो प्रिंस था बाल्थजार, मीन्स जो बाल्थजार था ना, उसने उसे मारा। क्यों मारा, बैटल हुई थी, जंग हुई थी स्पेन और फ्रांस के दरमियान, जो जंग हुई ना उसमें जो है वो मारा गया। कौन मारा गया, एंड्रिया मारा गया। अब ये जो एंड्रिया था ना वो चाहता था कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस बाल्थजार ना, नींद से देखने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन खैर जो बनाया ने वो हमने देखना है। ये जो एंड्रिया है वो गोस्ट से इस ये जो है वो
गोस्ट जो एंड्रिया होता है, एक स्पेनिश नोबलमैन जो किल करता है, वो उसे मारा जाता है, वो उसे मार दिया जाता है। मारता उसे कौन है? बाल्थज़ार मारता है। तो ये चाहता है कि अब मैं देखूं, ये आया है जी, ये इजाज़त लेके आया है कि मुझे ना अब देखना है कि इस बाल्थज़ार की कैसे मौत होती है। मैं देखना चाहता हूँ कि जिसने मुझे मारा है ना, उसकी मौत कैसे होती है। तो वो क्या होता है कि इस तरह वो देखता जाता है और इसमें ये चीज़ें आती हैं ना, तो उसे इजाज़त मिल जाती है, हाँ तुम देख सकते हो कि तुम्हारे जो बाल्थज़ार जिसने तुम्हें मारा उसकी कैसे मौत होती है। उसके बाद ये स्पेन और फ्रांस के दरमियान बैटल हो रही होती है। तो ये देखें, ये स्पेनिश जो नोबलमैन है, फ्रांस और स्पेन के दरमियान हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो ही मारा जाएगा ना, स्पेनिश है। तो उसके बाद एंड्रियास का जो घोस्ट है ना, वो क्लेम करता है कि उसकी जो मतलब देखें, उसे वो देखने दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, जो प्ले होता है, एंड्रियास का जो फ्रेंड होता है ना, हरेशियो, हुरेशियो एंड्रियास का फ्रेंड होता है। हाइरोनिमो का जो सन होता है, जो ठीक है, उसमें क्या होता है, वो भी मार दिया जाता है। उससे भी कौन मारता है? बाल्थज़ार और लोरेंज़ो, जो सन एंड ड्यूक ऑफ कैसल होते हैं। देखें बात क्या हुई, बाल्थज़ार जो है, बाल्थज़ार जो है वो कत्ल करता है, वो मार देता है। बाल्थज़ार जो है वो मारता है हमारे पास, पहले ये स्पेनिश जो नोबलमैन है लोरेंज़ो को मारता है ना, लोरेंज़ो को मारता है, आई थिंक सो। ये हमने, सॉरी, लोरेंज़ो को नहीं मारता, ये हमने एंड्रिया बोला था। एंड्रियास को मारता है। एंड्रियास का जो गोस्ट है वो कहता है कि मुझे देखना है कि मेरे बाल्थज़ार की कैसे वो फौत होता है ना। तो ये जो देखता है, जो एंड्रियास का जो दोस्त है ना, एंड्रियास का दोस्त जो है वो है हमारे पास हुरेशियो। हुरेशियो जो है उसे भी मार दिया जाता है। कौन मारता है? जो सन जो है हमारे पास, ये जो बाल्थज़ार है वो, और लोरेंज़ो। अब ये देखें, इसमें ये कंप्लीट ये स्टोरी नहीं बताई गई। इसमें ये होता है कि ये पहले ये जो होता है ना, एंड्रिया जो होता है वो कहता है मैंने देखना है कि ये कैसे होता है। तो ये जो हुरेशियो होता है ना, हुरेशियो हुरेशियो क्या करता है, ये जो एंड्रियास की मौत जो होती है ना, एंड्रियास की को जो मारता है ना, ये जो बाल्थज़ार, उस बाल्थज़ार को जो है ये जो किंग है वो ज़ाहिर बात है वो उन्हें बंदी बना लेते हैं, उन्हें कैद कर लेते हैं, और वो पकड़े जाता है ना बाल्थज़ार, तो उससे कैद कर लिया जाता है। तो इससे ये होता है कि जो होरेशियो होता है ना, जो एंड्रियास का दोस्त होता है, वो आके अपने जो दोस्त के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, और उसके पास एक कोई किस्म का ना, एक आई थिंक कोई धागा होता है या क्या होता है, वो उसकी तारीफ़ करता है और उस तरह बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है। अब जो बेल इम्पीरिया है ना, बेल इम्पीरिया जो है वो एंड्रियास को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। बेल इम्पीरिया जो है वो एंड्रिया को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और एंड्रिया भी करता होता है। लेकिन अब एंड्रिया फोत हो जाता है ना, तो जब ये हुरेशियो जो है वो बेल इम्पीरिया के सामने इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ़ करता है, तो एंड्रिया को जो बेल इम्पीरिया है उसे हुरेशियो से मोहब्बत हो जाती है। तो वो बताती है इस तरह कि ये जो उसने कोई भी चीज़ ये जो उठाई हुई है, ये मेरे और उसके लव की निशानी है, और आप इसे रख सकते हो। उसके बाद जो था कि ये दोनों में जो है वो हुरेशियो और जो एंड्रिया है, ये बेल इम्पीरिया है, वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं ना, तो मीन्स के वो एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो किंग होता है ना, किंग होता है, वो लोरेंज़ो का अब्बा होता है, मीन्स के हम कह सकते हैं जो बेल इम्पीरिया का भाई जो है वो लोरेंज़ो है, ठीक है जी। तो अब जो लोरेंज़ो है, लोरेंज़ो जो है उससे एक आइडिया आता है, डूक जो है ना, कासल का जो डूक है ना, वो उससे लोरेंज़ो बोलता है, या लोरेंज़ो को आइडिया आता है या उस किंग को आइडिया आता है कि वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि इस तरह तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे, क्यों ना कि बेल इम्पीरिया और बाल्थज़ार की जो है वो शादी कर दें। इससे हमारे पास क्या होगा कि ये जो लड़ाई वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो है हमें बहुत कुछ मिलेगा, मीन्स के
लड़ाई शड़ाई ख़त्म हो जाएगी, फिर ये स्पेन और फ्रांस के दरमियान कभी लड़ाई नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो थे ये जो पोर्चुगीज़ जो थे वो सोच रहे थे कि इनके बेटे को तो मार दिया होगा अब तक, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्हें एक लेटर मिलता है कि आपके और बेटे की जो है वो हमारी बेटी के साथ शादी हो रही है, तो आ जाएं। वो भी राज़ी हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये बाल्थज़ार को और उधर से निकाला जाता है, जब लोरेंज़ो को पता चलता है और बाल्थज़ार को भी पता चलता है, जो है जो होरेशियो के साथ ना एंड्रियास और होरेशियो एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये एक दिन एंड्रिया जो होती है होरेशियो के साथ, और सॉरी एंड्रिया बोल गई हूँ, ये जो बेल इम्पीरिया जो है वो होरेशियो के साथ ये दोनों एक बहुत ही करीब हो रहे हैं ना। तो ये होरेशियो और जो बेल इम्पीरिया एक दिन बोलते हैं कि हम इस जगह मिलेंगे ना, ये कोई पार्क होता है या क्या होता है। तो जब वो उधर जाते हैं ना, तो जो हमारे पास लोरेंज़ो और बाल्थज़ार को पता चल जाता है। जो लोरेंज़ो है ना, वो कहता है कि मैंने मेरी बहन की शादी ना तुमसे ही होगी बाल्थज़ार। तो वो क्या करता है कि ये दोनों अपने आप को थोड़ा मतलब हुलिया बदल के वो इससे क्या करते हैं, जब जो हमारे पास होरेशियो मिलने आता है बेल इम्पीरिया के से, तो वो क्या करता है, वो उसे मार देता है। और उसे वो होता है ना दरख्त या क्या होता है, पता नहीं किसके साथ उसे लटका के ना, तो वो चले जाते हैं। तो जब उसका बाप जो है हायरोनिमो जब देखता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो मतलब वो शॉक हो जाता है, ये क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ, उसकी गलती क्या थी। तो उसे नहीं समझ आती। और ये मज़े की बात, जो हायरोनिमो है वो खुद भी एक जज होता है। तो हायरोनिमो जो है वो उसे बेल इम्पीरिया बताती है, तो इस तरह मेरे जो बाई और क्या कहते हैं और बाई और ये बाल्थज़ार है ना, इन दोनों ने मिल के जो है वो होरेशियो को मारा है। अब बेल इम्पीरिया देखें, वो अपना आप को बदला के आते हैं, अपना हुलिया चेंज करके आते हैं, लेकिन फिर भी वो बेल इम्पीरिया उन्हें पहचान लेती है। जब ये हायरोनिमो ये सारी बताता है बात अपने ना वो किंग के पास जाता है, जो डूक होता है, वो लोरेंज़ो का जो बाप होता है उसके पास जाता है, ये सारी बात बताता है। तो लोरेंज़ो जो होता है वो अपने बाप को बोलता है कि ये पागल हो गया है बेटे के सदमे में, तो उसकी बात को ज़्यादा फोकियत नहीं दी जाती। चूँकि वो डूक को इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो इसकी बात का इतना ज़्यादा नहीं मनाता बुरा, या कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता। तो वो समझ जाता है कि अब हायरोनिमो समझ जाता है जो कुछ करना है ना मुझे करना है। तो वो क्या करते हैं फिर के, वो एक प्ले परफॉर्म करते हैं ना, और ये हायरोनिमो जो है वो अपनी ऐसे अपने आप को शो करता है जिससे वो पागल हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास ये प्ले एक परफॉर्म किया जाता है। अब ये बेल इम्पीरिया और हायरोनिमो मिल जाते हैं आपस में। जो होरेशियो का जो बाप है, ठीक है, हायरोनिमो, अब वो एक एक्ट प्ले करते हैं जिसमें वो इन्हें बताते हैं जो जो फर्स्ट जो हायरोनिमो है वो किल करेगा लोरेंज़ो का, और जो बेल इम्पीरिया है वो बाल्थज़ार को करेगी, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को खुद भी सुसाइड कर लेगी। तो ये जो चीज़ें थी ये प्ले में लिखी गई थी। तो ये जो हायरोनिमो और जो क्या कहते हैं लोरेंज़ो और बाल्थज़ार जो थे, ये दोनों इससे नावाकिफ़ थे कि ये रियल में होने वाला है। अब ये जो है ये सारा वो भूत देख रहा होता है, वो गोस्ट देख रहा होता है। गोस्ट का नाम है हमारे पास एंड्रियास। तो वो क्या करते हैं जी, हायरोनिमो जो होता है वो क्या करता है, वो लोरेंज़ो को किल करता है। अब लोरेंज़ो तो सच में मार जाता है। जो बेल इम्पीरिया वापस ये क्या करती है, ये अपने देखें हायरोनिमो को लोरेंज़ो को किल करने के लिए, क्योंकि एक बहन के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने भाई को कत्ल कर सके ना। तो उसके बाद जो बेल इम्पीरिया है वो बाल्थज़ार को करती है, किल करती है, और उसके बाद अपने आप को भी आप खुद भी सुसाइड कर लेती है। जब ऑडियंस जो होती है, या किंग ऑफ स्पेन होता है और पोर्चुगल का वाइसराय होता है, जब उन्हें रियलाइज़ होता है, जब उन्हें पता चलता है कि ये जो किलिंग्स है रियल हैं, तो जब हायरोनिमो जो है उसे भी वो भी अपने आप को किल कर देता है, जब वो मतलब मीन्स डूक ऑफ कैसल को करने के बाद। अब जो थॉमस किड है ना,
वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लाई करते हैं ये टेक्निक प्ले विद इन अ प्ले। एक प्ले हो रहा था, उसके बीच में प्ले हुआ, ये जो है। उसके बाद जो प्ले एंड हुआ, रीअपीयरेंस, वापस वो घोस्ट आता है जो नेम्स लेता है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के, जो प्ले के जो ड्यूरिंग द प्ले जो है वो जो मर गए थे, और अपनी सेटिस्फेक्शन को बयान करता है। और मतलब ये इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। जो हाइरोनिमस के जो डायलॉग है ना, स्पेशली जो उसने एंटर किए थे स्क्रीम्स ऑफ बेल इम्पीरिया में, और मतलब इम्पीरिया के लिए, तो मीन्स ये सारी देखें कि उसमें ये बताया गया है कि उसने अपने कैसे दुख का इजहार किया। जो स्पेनिश ट्रेजिडी है, ये बोला जाता है कि ये जो शेक्सपियर का प्ले हेमलेट है वो उसकी तरह की है। दो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिसमें ये दोनों एक जैसी लगती हैं, जिस तरह दोनों में जो है वो उनका जो थीम है वो रिवेंज है, और उसमें जो करेक्टर है ना, हाइरोनिमो और हेमलेट, दोनों मैड होने के मतलब नाटक करते हैं, और ये आखिर में जो है वो सक्सेसफुली रिवेंज भी ले लेते हैं, लेकिन उनकी ट्रैजिक डेथ्स भी हो जाती है, दोनों आखिर में मारे जाते हैं। उसके बाद जो शेक्सपियर और जो किड है ना, ये टेक्निक ऑफ प्ले विद इन अ प्ले, ये भी दोनों में है। उसके अलावा अगर देखा जाए जो गोस्ट है ना, इसमें मर्डर जो है करेक्टर्स का, ये रिवेंज को डिमांड करते हैं ना, मीन्स दोनों में यही चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद लेकिन इसमें गोस्ट का ये है ना कि हेमलेट में तो वो गोस्ट खुद बोलता है, और इधर जो गोस्ट है वो तो सिर्फ कहता है कि मैंने देखना है कि इसकी ये मरेगा कैसे, मैंने बस ये देखना है। अब उसके बाद जो, लेकिन अगर देखा जाए ना, जो किड्स के करेक्टर्स हैं वो हेमलेट्स के करेक्टर से मैच नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि शेक्सपियर के अगर करेक्टर देखें, कितने मज़े मज़े के शेक्सपियर के करेक्टर हैं, इनका यूनिक करेक्टर हैं, और वो उनमें मुख्तलिफ